बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका आपका एक दो दिन में ही यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का 17 फेब को और इवनिंग शिफ्ट के बच्चों का 19 फेब को आपका इंग्लिश का एनुअल यानी कि आपका जो फाइनल का एग्जाम होने वाला है बच्चों, इसी की प्रिपरेशन और तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते हुए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसके सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से इस वीडियो में हम सॉल्व करके समझेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। आपके इंग्लिश के फाइनल के एग्जाम के लिए हमने अपने चैनल पे 7+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चलाई हुई है, जिसके आपके इंग्लिश के फाइनल के लिए हम 7 सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो इसी सीरीज में हमारा जो तीसरा वाला सैंपल पेपर है ये रहेगा। इससे पहले मैंने आपको 2 सैंपल पेपर सॉल्व करके समझा दिए हैं। आप सभी बच्चों का बहुत अच्छा फीडबैक भी आया था। ये सजी तैयारी अच्छी हो रही है, ऐसे कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को देखेंगे, क्योंकि कुछ नए बच्चे ऐड हुए होंगे। ठीक है, आप पहली बार पेपर देख रहे होंगे। अगर आपको पता है तो आप 2 मिनट का स्किप कर लो, जहां से आपके क्वेश्चन शुरुआत हो जाएंगे। ओके, देखिए पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और ये 80 नंबर का रहेगा। पेपर के अंदर टोटल आपके 3 सेक्शन होंगे। पहला रहेगा सेक्शन नंबर ए, फिर आएगा आपका सेक्शन नंबर बी, ठीक है, फिर रहेगा आपका सेक्शन नंबर सी। सेक्शन ए जो है ये रीडिंग स्किल्स का रहेगा। इसमें आपके 3 क्वेश्चन होंगे, 2 पैसेज वाले हो जाएंगे और एक आपकी इसमें नोट मेकिंग आएगी। ठीक है, सेक्शन बी जो है वो आपका ग्रामेटिकल और क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का है, यानी कि इसमें आपका जो है पोस्टर राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, स्पीच, डिबेट और फिलिंग ब्लैंक्स हो गए, आपके एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, फिर रीअरेंज वाले हो गए सेंटेंसेस, ये होते हैं। सेक्शन सी लिटरेचर, जिसमें आपकी पहली और जो दूसरी बुक है इसके क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह सब इसी में होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, पेपर नंबर 3 को हम 2 वीडियो में समझेंगे। जो हमारी ये आज वाली वीडियो है ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो है और ये थोड़ी लंबी होगी, तकरीबन मान लीजिए 50 मिनट के आसपास तक की होगी, क्योंकि इसमें हम सेक्शन ए भी पूरा समझेंगे आज ही और सेक्शन बी भी पूरा समझेंगे। ठीक है, बच जाएगा आपका सेक्शन नंबर सी, तो इससे मैं आपको पार्ट 2 की वीडियो में समझा दूंगा। ठीक है, और ध्यान से देखो, आपके पार्ट 2 की वीडियो, ठीक है, इस पेपर के पार्ट 2 की वीडियो और आपके जो बाकी के 7 सैंपल क्वेश्चन पेपर की अन्य जो वीडियोस हैं उन सभी का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक प्लेलिस्ट का, उसमें से देख लेना, और यहाँ पे आई बटन में भी दे दूंगा। ठीक है, आप कहीं से भी जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। मेक श्योर बच्चों कि आप जो भी आंसर लिखो वो अपने क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है इसके अकॉर्डिंग ही लिखना। 30 से 40 का, 120 से 160 का, तो उसी के बीच में लिखना। ठीक है, और हाँ, जब आप क्वेश्चन लिखो ना तो सीरियल नंबर के हिसाब से लिखना, ताकि जो चेकर होगा ना उसे आसानी से आपको मार्क्स देने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, क्योंकि सीरियल नंबर से जब लिखा होता है तो आसानी से वो चेक कर सकता है। ओके, तो क्या तैयार है बच्चों? चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस पेपर का जो हमारा आज का सेक्शन उसे देखते हैं, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर ए, रीडिंग स्किल्स का। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है अनसीन पैसेज का, ये 10 नंबर का आता है, जिसमें से कुछ एमसीक्यू और आपके कुछ 1 सेंटेंस के क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद फिर आपका सेक्शन क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आता है, और ये भी आपका 8 नंबर का होता है। इसमें भी क्या होता है कि ये बेसिकली बेस्ड होता है केस बेस्ड, है ना, तो इसमें एमसीक्यू 1 सेंटेंस के होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे एक गलती कर जाते हैं कि इन दोनों ही क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उन्हें पता है कि हम जाएंगे वहां पे एग्जाम में और जैसे ही आएगा हम पढ़ेंगे और आंसर कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम में जाने से पहले कम से कम अपने लिए 10-10, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 10-10, ठीक है ना, आप अनसीन पैसेज की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम में एकदम ब्लैंक हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे तरीके से, मेरे साथ आप भी पढ़ना और आप भी समझने की कोशिश करना कि जो पैसेज है वो कहना क्या चाहता है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। एक पैसेज है, 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़िएगा। ओके, देखो क्या लिखा हुआ है। इंडियन कल्चर कैरेक्टराइज्ड by its rich heritage and diversity is one of the oldest and most vibrant in the world. अपनी समृद्धता, विरासत और विभिन्न प्रकार की विविधताओं की वजह से भारतीय संस्कृति जो है वो दुनिया में सबसे पुरानी और जो जीवंत संस्कृतियां इनमें से एक है। द कल्चर tapestry reflects the amalgamation of various custom, traditions, rituals and the art forms that have involved over countries। यानी कि हमारी भारतीय जो संस्कृति है इसमें बहुत सारी रीति रिवाज, परंपराएं, कलाएं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर इज इट्स emphasis ऑन फैमिली वैल्यूज एंड सोशल हार्मनी।
भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने की जो विशेषताएं हैं वो अपने पारिवारिक मूल्यों पर, सामाजिक सद्भाव इस पर देखी जाती है। रिस्पेक्ट्स फॉर एल्डर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स and a sense of community are integral components that shape the social fabric of the Indian society। क्या कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे? यहाँ पे ये हुआ कि बड़ों के प्रति सम्मान करना, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना, एक मजबूत पारिवारिक बंध, एक मजबूत पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं उनको बनाना, ठीक है, और समाज में अच्छी भावना रखना, ये सभी भारतीय समाज को आकार देते हैं बेसिकली, ठीक है। फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स play a key role in reinforcing the values, fostering a deep sense of unity and togetherness। यानी कि मूल्य, जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारे अनुष्ठान हैं, ये एकता को, एकजुटता को बढ़ावा देने की एक अहम भूमिका को निभाते हैं, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय इट्स मैरिड लैंग्वेजेस, कसिन्स, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स एंड ट्रेडिशनल एट्रायर। यानी कि भारतीय जो संस्कृति है इसमें विविधता के उदाहरण हैं, जैसे बहुत सारी भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं, संगीत कई प्रकार के हैं, नृत्य के रूप हैं, कई प्रकार के पारंपरिक पोशाकें हैं, ठीक है। ईच रीजन बोर्ड्स आर डिस्टिंक्ट कल्चर आइडेंटिटी contributing the overall mosaic of Indian culture, from the vibrant festivals of Holi and Diwali to the classical dance form like Bharatanatyam and the Kathak, and the cultural landscape is the celebrating of creativity and expression। का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि भारत की संस्कृति के बहुत सारे विविधता के उदाहरण हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी हर एक संस्कृति की अपनी अपनी पहचान होती है, जो कि भारतीय संस्कृति की संरचना को दर्शाता है। होली हो गई, दिवाली हो गई, ये सभी कुछ जीवंत त्यौहार हैं। भरतनाट्यम वगैरह हो गए, कथक हो गया, ऐसे ये नाट्य के रूप हैं। कई प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं देखी जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि रिलीजियस टॉलरेंस इज अनदर हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर। यानी कि धार्मिक सहिष्णुता जो है ये भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न पहचान है। कैसे? द कोएक्सिस्टेंस ऑफ वेरियस रिलीजन्स लाइक हिंदुज्म, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, and the others has shaped a society that values pluralism and acceptance। यानी कि जब हम बात करते हैं ना कि भारत में बहुत सारे धार्मिकता मतलब धर्म के लोग हैं, तो हम क्या बोलते हैं, भारत में ना प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्म लाइक हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, अन्य प्रकार के धर्म भारत में हैं, जो कि यहाँ पे बहुलवाद को दर्शाते हैं। ठीक है, टेम्पल्स हो गए, ठीक है, मस्जिद्स हो गई, चर्च हो गए या फिर गुरुद्वारा हो गए, ये सभी क्या करते हैं, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, समझिए अच्छे तरीके से। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर विद मास्टरपीसेस लाइक द ताजमहल रिफ्लेक्ट द इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप एंड आर्किटेक्ट जीनियस ऑफ एशियंट टाइम्स। यानी कि इंडियन आर्ट और आर्किटेक्चर में देखा जाए, ताजमहल वगैरह हो गया या फिर अन्य जो और आर्किटेक्चर के जो उदाहरण हैं, वो सभी हमारी प्राचीन जो हमारी क्या बोलते हैं शैलियाँ हैं, उसके उदाहरण हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म लाइक मधुबनी पेंटिंग्स एंड क्लासिकल म्यूजिक जेनरेस लाइक हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक कंटिन्यू टू थ्रिव, शोकासिंग द एंड्यूरिंग लेजेसी ऑफ इंडियाज कल्चर हेरिटेज। ठीक है, तो ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में बस एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब एक इंक्लूजन आ जाता है आपका इन दी कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करें भारत के समकालीन परिप्रेक्ष्य में, इन दी कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट इंडियन कल्चर हैज़ ट्रांसकेंडेड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। यानी कि भारतीय समकालीन परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति की भौगोलिक सीमाओं से आगे निकल चुका है। इंडियन सिनेमा, लिटरेचर and the casino have gained global recognition contributing to the country's soft power। यानी कि भारतीय सिनेमा, साहित्य, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, इन सभी ने एक अपनी वैश्विक पहचान हासिल की। आजकल देखा जाए रशिया वगैरह हो गया या फिर अमेरिका में भारतीय फिल्मों को देखा जाता है। भारतीय जो रिलीजन जैसे हिंदू हो गया, ठीक है, इसके जो कुछ परंपराएं हैं जैसे साड़ी पहनना, कुर्ता पहनना, ये वहाँ पे एक ट्रेडिशनल बन चुका है लोगों का। ठीक है, ये होता है। The fusion of traditional and modern elements continues the shape and dynamic and evolving identity of the Indian culture। यानी कि पारंपरिक तौर पे और आधुनिक तौर पे ये जो भारतीय संस्कृति है, इसका मिश्रण जो है वो अब विकसित हो रहा है, भारत में भी और अनदर कंट्रीज में भी।
तो कुल मिला के भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो विद इन 7 to 8 मिनट्स हमने ये पूरा पैसेज पढ़ लिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसे हमें करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी ज़्यादा, है ना। जैसे क्वेश्चन पहला क्या है कि व्हाट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर को क्या डिफाइन करता है? इंडिविजुअलिज्म नहीं, आइसोलिज्म नहीं, कल्चर एसोसिएशन नहीं, बल्कि फैमिली वैल्यूज एंड द सोशल हार्मनी ये दर्शाती है। यानी कि परिवार मूल्य और जो सामाजिक एकता है इसको दर्शाती है। ठीक है। सेकंड, व्हाट प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन रीइंफोर्सिंग फैमिली वैल्यूज इन इंडियन कल्चर। यानी कि भारतीय संस्कृति में जो पारिवारिक मूल्य होते हैं इनको और मजबूत बनाने के लिए क्या बढ़ावा देता है? तो क्या एजुकेशनल रिफॉर्म्स होती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं? नहीं, जो फेस्टिवल्स होते हैं और जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो हमारे त्यौहार हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, यही हमारे फैमिली की जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, उसको और मजबूत बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है। आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि त्योहार पे ना दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जब हम बात करते हैं कि भारतीय संस्कृति की विविधता में क्या योगदान है, तो इसमें भाई बहुत सारी भाषाएं हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यंजन्स हैं, बहुत सारे म्यूजिक है, संगीत है, विभिन्न प्रकार की नृत्य शैलियां हैं, भरतनाट्यम, कथक वगैरह ये सारी। ओके। फोर्थ क्वेश्चन, विच फेस्टिवल्स आर मेंशन इन द पैसेज एज एग्जांपल ऑफ कल्चर सेलिब्रेशन। तो अभी अभी हमने देखा था बेसिकली किसके बारे में दर्शाया गया पूरे पैसेज में? होली एंड दिवाली, इन दोनों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो डी वाला हो गया आपका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ इंडियन कल्चर रिगार्डिंग रिलीजन। तो क्या हॉलमार्क है भाई इंडियन कल्चर का रिगार्डिंग रिलीजन? तो वो था रिलीजियस टॉलरेंस। क्या था? रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि क्या बोलते हैं, धार्मिक सहिष्णुता, है ना। ये भारतीय संस्कृति, भारतीय जो संस्कृति है इसका एक हॉलमार्क है, पहचान है। छठा क्वेश्चन, व्हाट इज मेंशन एज एन एग्जांपल ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन द पैसेज। तो अभी हमने देखा था किसको दर्शाया गया था? ताजमहल को बताया गया था। किसे? ताजमहल को। ठीक है। अब देखो 4 क्वेश्चन हमारे 1 सेंटेंस वाले होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया क्या नाम है इनकम्पस। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, भारत की जो संस्कृति है इसकी विविधता में क्या शामिल है? तो वही लैंग्वेज हो गई, व्यंजन हो गए, विभिन्न प्रकार के म्यूजिक, डांस फॉर्म्स होंगे, ट्रेडिशनल आर्ट, अटायर हो गई, सारी चीज़ें। 8वां, व्हाट डज द को एक्सिस्टेंस ऑफ वेरियस रिलीजियंस इन इंडिया वैल्यू। यानी कि समकालीन संदर्भ में अगर हम देखें तो विभिन्न धर्मों के सह अस्तित्व का क्या महत्व है भारत में। तो इसका मतलब है इट वैल्यूज प्लुरलिज्म, एक्सेप्टेंस, शोकाशिंग द स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यानी कि जब हम बात करते हैं धर्मों के एक सह अस्तित्व की, तो इसमें क्या होता है, इसमें विविधता तो होती है लेकिन विविधता होने के बावजूद भी एकता बनी रहती है। ठीक है, तो ये विविधता होते हुए भी बहुलवाद को बेसिकली मजबूत बनाते हैं। ठीक है। 9वां क्वेश्चन, व्हाट इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ इंडियन सिनेमा, लिटरेचर एंड कल्चर इन द कॉन्टेम्पररी कॉन्टेक्स्ट। तो क्या है भाई, इसको बेसिकली हम बोलेंगे समकालीन संदर्भ में बेसिकली जो भारतीय सिनेमा है, साहित्य, व्यंजन है, इनकी जो परिभाषा है इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता ये है, दे हैव गेन्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया सॉफ्ट पावर। यानी कि वो विश्व लेवल पे भारत की सॉफ्ट पावर के योगदान में इन सभी ने एक अहम भूमिका निभाई है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, व्हाट रोल द ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स एंड क्लासिकल म्यूजिक जेनरेस प्लेज इन प्रिजर्विंग इंडियन कल्चर हेरिटेज। तो किसने किया है भाई, मतलब क्या बोलते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में जो पारंपरिक कला रूप हैं, जो शास्त्रीय संगीत हैं, इन्होंने क्या भूमिका निभाई है? तो बेसिकली इन्होंने क्या निभाया है, इन्होंने स्थायी तौर पे इनको विकसित किया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जब स्थायी तौर पे विकसित हुए हैं तो इसीलिए तो संरक्षित हुए हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इनको बेसिकली अपना सकें। ओके, तो ये हो गया आपका पहला वाला पैसेज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है हमारा सेकंड क्वेश्चन और ये है बेसिकली केस बेस्ड 8 नंबर का। और केस बेस्ड एक ऐसा है चिपको आंदोलन के बारे में। ओके, तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चिपको मूवमेंट ऑल्सो नोन एज चिपको आंदोलन, जो चिपको मूवमेंट हुआ था इसको हम चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, वाज अ सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट दैट ऑरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन द 1970s। यानी कि देखो ध्यान से समझो,
जो चिपको आंदोलन है, इसे हम चिपको मूवमेंट जो था इसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो कि 1970 के दशक में भारतीय राज्य उत्तराखंड में चलाया गया था। ठीक है, द टर्म चिपको ट्रांसलेट्स अ हग और एम्ब्रेस इन हिंदी, symbolizing the act of embracing trees to protect them from being क्या नाम है फील्ड। यानी कि ये जो चिपको शब्द है ये हिंदी का आज का जो अनुवाद है वो है आलिंगन। ठीक है, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाने का प्रतीक था। ठीक है, जब भी जो वन अधिकारी थे वो पेड़ काटने के लिए आते थे तो ये पेड़ को गले लगा लेते थे। ठीक है, उसके बाद द मूवमेंट वाज रिस्पॉन्स टू द क्या नाम है rampant deforestation and commercial lodgings that threatened the livelihoods of local communities, particularly in the Himalayan region। यानी कि यह आंदोलन जो था वो बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, व्यावसायिक कटाई की प्रतिक्रिया थी, जिससे स्थानीय समुदाय विशेष करके जो हिमालय के क्षेत्र के लोग थे इनकी जो आजीविका थी, इनका जो आर्थिक स्रोत था वो खतरे में आ गया था। ठीक है, द विलेजर्स primarily women adopted a non-violent and grassroots approach by hugging the trees and forming human chains around them to prevent loggers from cutting them down। यानी कि ग्रामीणों में मतलब गांव के लोगों में खास करके महिलाओं ने लकड़हारों को जो कि वनों को काटने के लिए आए थे इनको रोकने के लिए पेड़ों को गले लगाया, उनके चारों ओर एक चैन सी बना ली। ठीक है, हम तुम्हें इससे आगे नहीं जाने देंगे। ठीक है ना, ये जमीनी स्तर पे देखा गया। One of the iconic movement of चिपको movement occurred in 1974 in the village of मंडल। यानी कि 1974 में जो मंडल गांव था उत्तराखंड का, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट हुआ। वो ये था वेयर अ ग्रुप ऑफ वुमेन, जहाँ पे एक महिलाओं का समूह लीड बाय एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा। यानी कि जो महिलाओं का एक समूह था उसे सुंदरलाल बहुगुणा ने यहाँ पे बेसिकली लीड किया था। ठीक है, मंडल गाँव में 1974 में। तो वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट हुआ था जो कि सक्सेसफुल हुआ था किसके मामले में, जो ट्रीज थे इनको बचाने के लिए। दिस एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस गेन्ड विडस्फीयर अटेंशन एंड बिकम अ सिंबल ऑफ एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन एंड कम्युनिटी एक्टिविज्म। यानी कि चिपको आंदोलन जो था, ठीक है, इसने विभिन्न प्रकार के जो स्थानीय लोग थे इनका ध्यान आकर्षित किया, जो सरकार थी उसका ध्यान आकर्षित किया। ठीक है, जैसे पर्यावरण संरक्षण और उसके ध्यान को इसका प्रतीक माना जाने लगा। द चिपको मूवमेंट नॉट ओनली रेस्ड अवेयरनेस अबाउट द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन बट ऑल्सो लीड द चेंजेस इन फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया। ये जो चिपको मूवमेंट हुआ था ना, इसने सिर्फ और सिर्फ ये क्या बोलते हैं वनों की कटाई के प्रभाव को ना ध्यान में रखते हुए, अर्थात वनों की कटाई को तो ध्यान में रखा ही रखा, साथ ही भारत में जो वन की नीति थी उसमें भी बदलाव करवाई। ये इतना सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, द गवर्नमेंट एक्नॉलेज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रिगार्डिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड इंट्रोड्यूस मेजर्स टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस। यानी कि इस आंदोलन से सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा कि लोगों में जागरूकता बढ़ गई। ठीक है, और भारत में जो वन नीति थी इसमें बदलाव हुआ। अब सरकार ने भी ये माना कि वन संसाधनों से संबंधित जब भी निर्णय लिए जाएंगे तो जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उन्हें भी इसमें शामिल करना चाहिए, उनसे भी हमें राय लेनी चाहिए। ठीक है, द मूवमेंट हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एक्टिविज्म ग्लोबली। इस आंदोलन का वैश्विक स्तर पर भी, पर्यावरण स्तर पर भी लाभ हुआ, इम्पैक्ट पड़ा। इंस्पायरिंग सिमिलर मूवमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ इसी से इंस्पायर होते हुए पूरे वर्ल्ड में कुछ आंदोलन चले। It emphasized the need for people to actively participate in the protection of their natural surroundings and highlighted the interconnectedness between environmental conservation, sustainable development and social justice। यानी कि इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर भी जो पर्यावरण के मामले में जो छोटे मोटे एरिया थे वहाँ पे भी कुछ आंदोलन को बढ़ावा दिया, जन्म दिया। इसने लोगों को अपने प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, उनकी आवश्यकता और उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बताई। पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, सामाजिक न्याय, इन सभी के बीच का जो संबंध है इस पर भी प्रकाश डाला गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो दूसरा था ये कंप्लीट हो गया। तो चिपको मूवमेंट के बारे में ये कॉन्सेप्ट था। अब आप क्वेश्चन को देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड।
तो चिपको मूवमेंट बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से हुआ था भाई? उत्तराखंड से, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द चिपको मूवमेंट इमर्ज? चिपको मूवमेंट हुआ क्यों था? फॉर द कमर्शियल लॉगिंग्स, यानी कि जो वाणिज्यिक लोग थे, ठीक है, मतलब वनों को काटा जा रहा था ना, इसीलिए ऐसा हुआ था, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेजर्स पर्टिकुलरली वुमेन डू ड्यूरिंग द चिपको मूवमेंट? तो उन्होंने क्या किया था? फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स अराउंड ट्रीज। उन्होंने क्या किया था? एक चेन बनाई, मानवीय श्रृंखला बनाई ट्रीज के आसपास, ये किया था वुमेन्स ने। Who lead the group of women in the iconic movement of the Chipko movement in 1974 in the Mandal village? तो किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है, डी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, व्हाट डिड द चिपको मूवमेंट अचीव रिगार्डिंग फॉरेस्ट पॉलिसी इन इंडिया? तो ये जो चिपको मूवमेंट था, इसको क्या वो क्या बोलते हैं, क्या सफलता मिली फॉरेस्ट पॉलिसी के संबंध में? तो सफलता ये मिली, चेंजेस इन फॉरेस्ट पॉलिसी, कुछ चेंजेस किए गए, ठीक है। और जब भी कोई फॉरेस्ट से संबंधित कोई भी नियम बनाया जाएगा तो उसमें जो जमीनी स्तर के लोग हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनकी राय ली जाएगी, ठीक है, ये भी बात कही गई। छठा, हाउ डिड द चिपको मूवमेंट इम्पैक्ट इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म ग्लोबली? यानी कि किस प्रकार से इसने वर्ल्ड लेवल पे इम्पैक्ट किया? तो इसने इट इंस्पायर्ड सिमिलर मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, इसने वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे मूवमेंट को भी क्या बोलते हैं, पर्यावरण से संबंधित जो मूवमेंट थे इनको और ज़्यादा मोटिवेट किया, ये चीज़ थी, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं और 8वां, ये 1 सेंटेंस वाले हैं। वाई डिड चिपको मूवमेंट अडॉप्ट अ नॉन वायलेंट अप्रोच? यानी कि चिपको मूवमेंट जो था ये बेसिकली क्या बोलते हैं, अहिंसक था, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ दैट द रेसिस्ट डिफॉरेस्टेशन एंड कमर्शियल लॉजिंग्स पीसफुली, क्योंकि उन्होंने जो वनों की कटाई और व्यावसायिक कटाई के जो लोग थे इनको शांतिपूर्ण तरीके से इनका विरोध किया था, ठीक है, इसीलिए चिपको मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। डिस्क्राइब दी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म चिपको इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मूवमेंट? तो चिपको ट्रांसलेटेड टू एम्बेरेस और हग सिंबलाइज द एक्ट ऑफ एम्बेरेसिंग ट्रीज। सिंपल सी बात है, चिपको का हिंदी अनुवाद है आलिंगन, तो पेड़ों को गले लगाकर काटने से बचाने के लिए आलिंगन करना, यही इसका प्रतीक है, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों इस प्रकार से, तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं, तो अब यहाँ पे आता है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब एक बच्चे ने कल के लाइव क्लास में पूछा था, सर जी जो नोट मेकिंग होती है, ठीक है, नोट मेकिंग को कैसे करें, इसके लिए कुछ टिप्स वगैरह दे दीजिए, ठीक है। एक नोट मेकिंग के ऊपर सेपरेट वीडियो बना दो, तो सेपरेट वीडियो अलग आ जाएगी। अभी यहाँ पे नोट मेकिंग हम थोड़ी अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। नोट मेकिंग का क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आता है, और नोट मेकिंग करने के लिए पहले आपको जो पैसेज है इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा, तभी आप नोट मेकिंग कर पाओगे, ओके। तो आ जाइए पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कैसे लिखेंगे, ओके बच्चों। चलिए मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ना। तो लिखा हुआ है, हेल्थ एंड वेलनेस आर पिवोटल एस्पेक्ट्स ऑफ फुलफिलिंग लाइफ encompassing फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण एक पूर्ण जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण ये सभी शामिल होते हैं। अचीविंग एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ involves adopting a holistic approach that incorporates healthy lifestyle choice and preventive measures। यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए हमें एक अच्छा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। किसके बारे में? स्वास्थ्य जीवन शैली के ऊपर, ठीक है। फिजिकल हेल्थ इज अ कॉर्नस्टोन ऑफ ओवर वेलबींग, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य का ना एक जो आधारशिला है वो होती है मतलब ये क्या बोलते हैं, फिजिकल हेल्थ, ठीक है। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट स्लीप कंट्रीब्यूट टू द रोबस्ट इम्यून सिस्टम एंड लोअर द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज। यानी कि जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने जो न्यूट्रिशन से जो डाइट है उसे बैलेंस करना चाहिए, बाहर की ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी चाहिए, इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाए रखना चाहिए, है ना, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे बात की गई है मेंटल हेल्थ के बारे में, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ वेलनेस encompasses इमोशनल एंड फिजिकोलॉजिकल वेलबींग। यानी कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है ये कल्याण का एक अभिन्न अंग है, जिसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक कल्याण शामिल होते हैं, ठीक है।
और यहाँ पे जो दिया गया उसे मैं आपको बता देता हूँ। स्वास्थ्य दिमाग को बनाए रखने के लिए हमें तनाव प्रबंधन, दिमागी जो अभ्यास हैं ये करने चाहिए, ठीक है। जैसे आपने 11th में वो कुछ योगा वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो कुछ प्राणायाम, तो कुछ ऐसे वो भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे और भी एक दो पॉइंट हैं, आप इसे पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। मैं आपको सीधा जो है इसकी नोट मेकिंग की तरफ लेके चलता हूँ, ठीक है, कि आप नोट मेकिंग कैसे करोगे बच्चों, ठीक है। कंक्लूजन पढ़ते हैं एक बार। कंक्लूजन है कि हेल्थ एंड वेलनेस आर डायनेमिक एंड interconnected aspects of a fulfilling life. Adopting a holistic approach that encompasses physical, mental, and social well-being, along with embracing preventive measures, is key to achieving maintaining a healthy and balanced diet. ओके, यानी कि अगर हम बात करें इसके सारांश की, तो स्वास्थ्य और कल्याण एक पूर्ण जीवन के गतिशील और परस्पर जुड़े हुए दो पहलू हैं। एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना जिसमें निवारक उपायों को अपने साथ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण शामिल हो, ये सभी हमारे स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखते हैं और हमारे क्या बोलते हैं जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में मदद करते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। तो क्वेश्चन में देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग रिकॉग्नाइजेबल एब्रिविएशंस वेयरएवर नेसेसरी, सप्लाई अ सुटेबल टाइटल। 5 मार्क्स का। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देना है एक टाइटल। टाइटल जो है वो आपका हाफ मार्क्स का होता है, ठीक है। फिर आपको देनी है नोट्स। अब नोट्स कितने बनाने हैं आपको? नोट्स बनाने हैं आपको मिनिमम 4, ठीक है। 4 नहीं बना सकते तो मिनिमम 3 तो बनाइए, ठीक है। सजेस्ट करूंगा 4 बनाओ। अब ये तो 4 तो हो गए आपके नोट्स। अब इन चारों ही नोट्स की आपको कम से कम 3 से 4 जो है ना वो सब हेडिंग बनानी है। कितनी? 3 से 4 सब हेडिंग। अभी मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कैसे। जैसे कि मानते हैं कि यहाँ पे मेरी पहली हेडिंग हो गई फिजिकल हेल्थ, इसकी मैंने 4 सब हेडिंग बना दी। दूसरी हेडिंग हो गई मेंटल हेल्थ, इसकी 4 सब हेडिंग बना दी। फिर सोशल वेलबींग की मैंने 4 हेडिंग बना दी और फिर यहाँ पे इसकी 4 हेडिंग सब हेडिंग बना दी, है ना। तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो कैसे करेंगे भाई? तो सबसे पहले लिखेंगे हम अपना टाइटल। तो टाइटल क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस, या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब नोट्स में आप क्या करेंगे? पैसेज पढ़ेंगे, हर एक पैसेज से एक नोट्स निकाल लेंगे। तो पहला हमने निकाला फिजिकल हेल्थ के बारे में कि फिजिकल हेल्थ को कैसे बनाया रह सकता है। फिजिकल हेल्थ जो है ये बेसिकली रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिट से हमारी अच्छी होती है, ठीक है। बैलेंस एंड न्यूट्रिशन होती है इसकी इंपॉर्टेंस से अच्छी हो जाती है। एडिकेट स्लीप फॉर वेलबींग एंड रिड्यूस क्रॉनिक डिसीज रिस्क। अगर हम फिजिकली हेल्थ रहते हैं तो जो डिसीज़ है उससे हमें राहत मिलती है, ठीक है। फिर मेंटल हेल्थ की बात हो गई है, तो मेंटल हेल्थ में कैसे ये जो है फिजिकल वेलबींग और हेल्थ हमारी मदद करती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो मेंटल हेल्थ कैसे करती है काम? स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाकर। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस प्रमोटिंग वेलबींग, सीक सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड डिस्टिजिमेट्स मेंटल हेल्थ इश्यूज। इस प्रकार से क्या नाम है, तनाव प्रबंधन तकनीक, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता करती है। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों जो कुछ भी चिंता वगैरह होती है तो उसमें सहायता करती है। फिर सोशल वेलबिंग आ जाती है, तो इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सोशल सपोर्ट लिंक्स, ठीक है, बेटर हेल्थ आउटकम्स ऑब्जर्व्ड, बिल्डिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स इंपॉर्टेंस, यानी कि मजबूत सामाजिक समर्थन को बढ़ाना, बेहतर स्वास्थ्य परिणाम हमारे बनते हैं, ठीक है। हम क्या नाम है, हमारे जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छे बनते हैं। अपनेपन की जो भावना है वो हमारे मन में आती है। उसके बाद प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर मेजर्स, यानी कि स्वास्थ्य देखभाल के उपाय क्या हैं? तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ठीक है, और वैक्सीन लेनी चाहिए डिसीज़ के लिए। और किसी प्रकार का अगर टिश्यू हमारा डैमेज हो जाता है तो हमें पहले से ही उसके बारे में पता होना चाहिए। एंड हेल्थ एजुकेशन एम्पावर्स चॉइसेस, यानी कि हमें जो है हेल्थ एजुकेशन के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ये बातें हैं, ओके। तो आपकी 4 नोट्स हो गए और ये आपके 4 वो हो गए, क्या बोलते हैं, सब हेडिंग्स। अब आपको एब्रीविएशंस लिखनी है, ठीक है। तो एब्रीविएशन कितनी लिखनी है? ओनली आपको 4 एब्रीविएशन लिखनी है। कितनी? केवल और केवल 4 एब्रीविएशन। अब जैसे यहाँ पे है सबसे पहली PH, तो PH की एब्रीविएशन होती है फुल फॉर्म फिजिकल हेल्थ। इस प्रकार से MH है यानी कि मेंटल हेल्थ, SWB है यानी कि सोशल वेलबींग है आपका यहाँ पे, ठीक है। PHM है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स है। REB रेगुलर एक्सरसाइज बेनिफिट्स है। BNI बैलेंस न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंस है। SMT स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी है? केवल और केवल 4 ही लिखनी है, ठीक है। कितनी लिखनी है? केवल और केवल 4।
अब यहाँ पे ध्यान देने की बात बच्चों ये है कि अब आपको करना क्या है, समरी बनानी है। तो समरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, समरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे टॉपिक लिख देना है, जो आपने टॉपिक चुना था। टॉपिक होगा इसका इंपॉर्टेंस हेल्थ एंड वेलनेस। अब जो आप समरी बनाओगे ना, इस समरी के अंदर आपके ऊपर जो 4 नोट्स हैं और उन 4 नोट्स की आपके जो सब हेडिंग्स हैं, उन सभी को आपको इस समरी में यूज करना है और आसानी से आपकी समरी बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस, हमारी पहली फिजिकल हेल्थ जो थी, हमारी पहली हेडिंग थी ना, उसी की सब हेडिंग थी। हेल्थ एंड वेलनेस encompasses फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस न्यूट्रिशन, एटिकेट, स्लीप एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स कंट्रीब्यूटिंग टू होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो वही सेम टू सेम हमने यहाँ पे लिख दिया है। एम्फसाइजिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, माइंडफुलनेस एंड फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस आर विटल फॉर वेलबींग। हेल्थ एजुकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मेंटल हेल्थ issues empower individuals to make informed choices, fostering a healthy and balanced life। तो इस प्रकार से आपको ये बतानी थी। ठीक है ना, पूरी की पूरी आपके जो 4 नोट्स हैं और इनकी जो सब हेडिंग्स हैं, बस वही हमने यहाँ पे लिखनी है। बस इज, एम, आर और ये कोमा वगैरह लगा के आपको कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी नोट मेकिंग हो गई। अभी टेंशन मत लो, अभी ये तो आपकी केवल तीसरी नोट मेकिंग हुई। अभी आपके जो 3 से 4 और सैंपल पर आएंगे ना, उसमें आपकी 3 से 4 और भी नोट मेकिंग हो जाएंगे। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें आपको मार्क्स वेटेज प्रॉपरली कैसे दी जाती है वो भी अच्छे से बता दूंगा। ओके बच्चों, चलिए आधा घंटा हमारा हो चुका है। अब हम बात करते हैं अगले सेक्शन की। तो अगला सेक्शन हमारा यहाँ से शुरुआत हो जाता है बच्चों, सेक्शन नंबर बी, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामेटिकल पार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बच्चों कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो सबसे पहले दिया हुआ है बच्चों, माय पेरेंट्स ट्रेवल टू यूरोप लास्ट समर, यानी कि पास्ट की बात हुई है तो थर्ड फॉर्म आएगी। ट्रेवल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ट्रेवल्ड, तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दे रन अ मैराथन लास्ट वीकेंड, तो फिर से आ गई। जो जब हम लास्ट वीकेंड की बात करें उनकी पास्ट में चली गई है। ठीक है ना, तो रन की जगह क्या आ जाएगा, आर यू एन की जगह आर ए एन आ जाएगा। ओके, फिर थर्ड है द आर्टिस्ट पेंट अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। अब आर्टिस्ट ने जो एक चित्र था वो बनाया बहुत ही सुंदर, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। पेंट, पेंटेड, पेंटेड, तो आपका यहाँ पे पेंटेड इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ गया है बच्चों कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको वर्ड के हिसाब से, पैरास के हिसाब से मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे देने हैं। ठीक है, तो पहला है हैज़ ए रेंज मानवी पार्क वाइड ऑफ फैसिलिटीज। तो क्या लिखेंगे, मानवी पार्क हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज, यानी कि जब हम मानवी, मतलब ये क्या नाम है, ये जो मानवी पार्क है इसमें सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। ठीक है, फैक्टर्स एंड पॉल्यूशन हब्स नेटिव इंपॉर्टेंट द रिस्पॉन्सिबल आर लो सो ऑफ एंड। और ये सर जी इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान से पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आर पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ नेटिव हब्स एंड श्रब्स। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारक प्रदूषण और देशी जड़ी बूटियों और जो उसकी आसपास के एरिया होते हैं उनकी हानि को दर्शाता है। इफेक्टिव लेसन्स द टॉट प्रूव थ्रू टेलीविजन वेरी। तो कैसे लिखेंगे, द लेसन टॉट थ्रू टेलीविजन प्रूव वेरी इफेक्टिव, यानी कि टेलीविजन के माध्यम से पढ़ाए गए पाठ बहुत ही प्रभावी साबित हुए। उसके बाद ग्रीन शॉर्ट्स राइज होप रैंकलेट एज एक्शन ब्लूम्स। तो क्या लिखेंगे, एक्शन ब्लूम्स रैंकलिंग होप एज ग्रीन शॉर्ट्स राइज। ओके, पांचवा साइलेंस डिसेंड्स द विडसम इन विस्पियर सोल्स एज लिशन। तो कैसे लिखेंगे, सोल्स लिशन एज विडसम विस्पियर इन दी साइलेंस। आत्माएं तभी हमारी सुनती हैं, सेल्फ हमारी तभी सुनती है जब हम मौन हो और किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पे शोर शराबा ना हो, तभी हम अपने अंतरात्मा से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पांचवा हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब 6 में देखिए बच्चों क्या कहा गया है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी सेक्टर दिस वन। आपको बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट देना है, किसके लिए, हिंदी पीजीटी टीचर के अगेंस्ट, जो कि परमानेंट पोस्ट के लिए होगा। यानी कि आपके स्कूल में हिंदी पीजीटी टीचर की पोस्ट खाली है परमानेंट। अब आपको एक बेसिकली सिचुएशन वेकेंट के ऊपर लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिचुएशन वेकेंट नहीं है ना, सिचुएशन कौन सी है, वेकेंट है। तो कैसे लिखेंगे कि सिचुएशन वेकेंट। अब वेकेंट में जब हमने बात कर दी तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वांटेड।
वांटेड अ पीजीटी हिंदी अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, ओनली एक्सपीरियंस्ड एंड हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विद लिंग्विस्टिक फ्लुएंसी विद हैव प्लीजिंग पर्सनैलिटी नीड टू अप्लाई। तो देखिए सिचुएशन वेकेंट हो गया, वांटेड हो गया, तो इसमें आप सिर्फ वही वर्ड यूज करो जो आपको चाहिए। जैसे कि वांटेड अ पीजीटी हिंदी, मुझे एक पीजीटी हिंदी में चाहिए, किसके लिए? अगेंस्ट परमानेंट पोस्ट, यानी कि हमेशा पोस्ट के लिए, ठीक है, परमानेंट पोस्ट के लिए। केवल और केवल ओनली एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस है, एंड हाईली क्वालिफाइड, जो हाईली क्वालिफाइड है, वही कैंडिडेट्स जो एक्सपीरियंस हैं, हाईली क्वालिफाइड है, और जिनकी हिंदी में जो बोलने की क्षमता है परफेक्ट, जो एक होता है ना कि सच्ची हिंदी, वैसी हिंदी बोल सकता है, और एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला जो बंदा है, केवल वही अप्लाई करे, ठीक है। सैलरी कॉमर्शियल यानी कि सैलरी मिलके बात करेंगे, नेगोशिएबल भी बोल सकते हैं, टू एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, यानी कि डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स क्या है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 35 ईयर्स में सेंड देयर रिज्यूम विद लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो टू प्रिंसिपल बाल भारती पब्लिक स्कूल रोहिणी 100 दिल्ली विद इन 10 days, कॉन्टैक्ट नंबर दिस पर, ठीक है ना। तो ये होगी सिचुएशन वेकेंट की बात। अब इसमें सेकंड बात करते हैं सिचुएशन वांटेड की। ओके, अब सच वांटेड क्या है बच्चों? रामू रीमा लिविंग एट सूटी अपार्टमेंट N99 सेक्टर 13 रोहिणी। यू आर वेल क्वालिफाइड टीचिंग मैथ्स टू 11th and 12th क्लास, ड्राफ्ट एंड एडवर्टीजमेंट सीकिंग जॉब टू पब्लिश इन लोकल डेली। आप जॉब के लिए बोल सकते हैं, आप ट्विटर के लिए बोल सकते हैं, है ना, ये चीज़ है। तो अब क्या है भाई, अब यहाँ पे सिचुएशन है वांटेड, यानी कि अब हमें जॉब चाहिए, तो लिखेंगे अवेलेबल अ वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हैविंग पोस्ट ग्रेजुएटेड डिग्री इन मैथ, यानी कि उपलब्ध है एक बहुत ही होशियार, बहुत ही एक्सपीरियंस प्रोफेशनल, जिसके पास में एक पोस्ट डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है मैथ में, विलिंग टू टीच मैथ 11th to 12th क्लास इन द इवनिंग बिटवीन 4 PM to 8 PM, यानी कि हम चाहते हैं कि हम मैथ पढ़ाएं 11वीं 12वीं के बच्चों को शाम के टाइम 4 से 8 के बीच में। मॉडरेट चार्जेस बहुत ही कम होंगे। गारंटेड रिजल्ट अबव 95% प्लस, इस बात की गारंटी है कि 95% जो है वो आपके बच्चे के जरूर आएंगे इस सब्जेक्ट में, अगर आप हमारे से पढ़ाते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट किससे करना है? रामू रीमा सिटी अपार्टमेंट्स 99 ये है, और कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको वांटेड वाला लिख देना है। तो वेकेंट का कैसे लिखना है और वांटेड का कैसे लिखना है। अब सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड में आपको एक पोस्टर डिजाइन करना है, किसके ऊपर? क्लीन सिटी कैंपेन के ऊपर। किसके ऊपर? क्लीन सिटी कैंपेन के ऊपर, और ये आपको बस 50 वर्ड्स में लिखना है। दूसरा पोस्टर आपका से नॉट टू प्लास्टिक, तो से नॉट टू प्लास्टिक के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है एक पोस्टर। तो आइए कैसे लिखेंगे क्लीन सिटी कैंपेन और से नॉट टू प्लास्टिक। तो क्लीन सिटी कैंपेन के बारे में देखिए, यहाँ पे देखिए पोस्टर लिखना बहुत आसान है। पोस्टर में आपको क्या करना है? आपको सेंटेंस AJMR वर्ग इसका कभी उपयोग ही नहीं करना है। मैं बोलूँगा कि आप करो ही मत, ठीक है। उसमें आप सर्कल यूज़ कर लो या बादल यूज़ कर लो, ठीक है। इन्वायरमेंट का है, जैसे क्लीन सिटी है तो आप ये पेड़ यूज़ कर लो, ठीक है। प्लास्टिक बैग्स का है तो आप एक बोतल बना दो और उस पर इस प्रकार का जो एक साइन होता है ना, ये लिख दो, क्वेश्चन मार्क बना दो, ठीक है ना, आयत बना दो। ड्राइंग आती है ना, वो लिखते जाओ, और ड्राइंग के अंदर ही आप बातों को लिखते चले जाओ, ठीक है। जैसे ड्राइंग बना दी हाथों की। अब यहाँ पे टॉपिक क्या था हमारा? क्लीन सिटी कैंपेन। कब चलाया जाएगा? तो 14 अक्टूबर से 7 अक्टूबर। अब कैंपेन हो गया, वर्ल्ड डे होगा, डे हो गया, तो इनकी एक डेट होती है, ठीक है। तो जैसे क्लीन सिटी कैंपेन की डेट हमने रख दी है टोटल, मान लेते हैं 15-20 दिन की, ठीक है। एक बहुत ही बड़ी लाइन लिख दी हमने, लेट्स मेक दिल्ली अ बेटर प्लेस टू लाइव। चलिए दिल्ली को जीवन के योग्य एक अच्छी जगह बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने नो लिखा, नो में क्या क्या बता दिया? लिटरिंग, स्प्लिटिंग, ओपन यूरिनेशन यानी कि थूकना, ठीक है, बाहर मूतना, या फिर जो लिटरिंग है वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अब हाँ ये जरूर है कि क्वेश्चन में आप ध्यान दे लेना कि अगर उसमें लिखा है ना कि इश्यू किसके द्वारा किया गया है तो आप बताना, अगर नहीं बताया गया तो मत लिखना। जैसे क्वेश्चन में बताया गया था कि जो न्यू दिल्ली की म्यूनिसिपल काउंसिल है, हेल्थ डिपार्टमेंट, उसने ये किया है, तो लिखेंगे इसके द्वारा इश्यू किया गया है, बाय इश्यू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल हेल्थ डिपार्टमेंट पालिका कैंट पार्लियामेंट स्टेट दिसपान, इसके द्वारा ये किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे पोस्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब सेकंड था से नो टू प्लास्टिक। तो से नो टू प्लास्टिक को कैसे करेंगे? ये रहा, देखो से नो टू प्लास्टिक को हमने देखो बताया था ना, बादल जैसा बना दिया, उसमें टॉपिक लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया नो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बर्निंग कॉज एयर पॉल्यूशन, ठीक है, डंपिंग पॉलीवैक्स पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट,
टॉक्सिक केमिकल्स फॉर लंग्स कैंसर, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसे हम दोबारा बेसिकली ये क्या बोलते हैं, वो जो सड़ जाते हैं, ये सड़ते नहीं हैं, ठीक है। बर्निंग कॉज एयर पोल्यूशन, इसे जलाते हैं तो वायु प्रदूषण होता है। डंपिंग प्ले बैग्स पॉल्यूटेड द इन्वायरमेंट, ये जो बैग्स होते हैं ना, इस प्रकार के बैग्स उनको फेंक देते हैं तो ये हमारे वातावरण को पॉल्यूटेड करते हैं। टॉक्सिक केमिकल्स निकलते हैं जिससे कैंसर वगैरह हो सकता है ना, ये चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे बैग बना दिया तो इस पर हमने ये नो का साइन लगा दिया, मतलब बैग नहीं पन्नी है, ठीक है, तो इसका हमने साइन लगा दिया, इसे यूज़ मत करो। इंस्टेड कॉज पेपर बैग्स, जूट बैग्स एंड क्लॉथ बैग्स, यानी कि कपड़े के बैग हो गए, जूट बैग्स हो गए या फिर पेपर बैग्स हो गए, इसका उपयोग करो। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेपर बैग ही है। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड स्टे हेल्दी, इसके द्वारा इशू किया गया है इन्वायरमेंट क्लब XYZ स्कूल अशोक विहार के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पोस्टर बनाना है, बहुत ही आसान है बच्चों पोस्टर बनाना। मैंने आपको बताया था ना कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। एंड उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे एक स्पीच देनी है, ठीक है। स्पीच का आपका जो टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या टॉपिक है स्पीच का? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप कैसे लिखेंगे, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक सेकेंड, इसको नीचे लाते हैं। पहले देख लो आप, एक तो आपकी स्पीच है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर और दूसरी है ईच वन टीच वन, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर स्पीच देखेंगे तो स्पीच में आप सबसे पहले क्या बताते हैं? रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, worthy teachers and my all dear friends, a very good morning, a very morning to all of you. Today I am going to express my views on the concern of global warming. Global warming is pressing issue driven by the rise in greenhouse gas emissions. This phenomena traps heat in the Earth's atmosphere, leading to steady increase in temperature. The impact of global warming is evident in rising sea levels, extreme weather events and disruptions to ecosystem. यानी कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यह पृथ्वी के वायुमंडल को गर्म कर रही है, ठीक है, जिससे तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जो मौसम चक्र होता है इसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ बातें हैं। दी कॉन्सिक्वेंसेस आर डायर मेल्टिंग आइस कैप्स, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड थ्रेट्स टू फूड सिक्योरिटी, यानी कि इसके परिणाम बहुत गंभीर हो रहे हैं। जैसे ध्रुवों की जो बर्फ है वो भी गल रही है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बनती चली जा रही है। इट्स इम्प्लिटेड टू एड्रेस दिस क्राइसिस बाय रिड्यूसिंग कार्बन इमिशंस, embracing sustainable practices and investing in renewable energy sources। यानी कि कार्बन उत्सर्जन को हमें कम करना होगा, तभी हम टिकाऊ विकास अपना कर पाएंगे। और ऊर्जा के लिए जो नवीनीकरण स्रोत हैं हमें इसको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअल्स एक्शंस सच एज कंजर्विंग एनर्जी, सपोर्टिंग इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन मिटिगेटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण के अनुकूल जो होते हैं उनको हमें उपयोग में लाना चाहिए, ठीक है। कुछ व्यक्तिगत कार्यवाहियाँ ऐसी करनी चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण को फायदा ही हो, पेड़ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम एक साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। और भी एक दो पॉइंट हैं, अब आप चाहो तो इसे पढ़ लो, मैंने जो था मैंने आपको बता दिया। इन द कंक्लूजन हम ये बात कर सकते हैं, लेट अस यूनाइट द फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, टेकिंग proactive measures to safeguard our planet for future generations. Thank you. Have a great day. चलिए सभी एक साथ मिलके ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर अपने कदम को उठाते हैं और अपने पर्यावरण को सेव करते हैं, अपने प्लेनेट को सेव करते हैं, अपने भविष्य को सेव करते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। इस प्रकार से आपने स्पीच दे दी। सेकेंड स्पीच, ईच वन टीच वन, यानी कि क्या कहा गया है? ईच वन टीच वन। तो आइए अब इसको भी समझते हैं। हर किसी के लिए बेसिकली पढ़ना या शिक्षा कुछ ऐसा है, ठीक है। तो फिर से वही बोलेंगे, कैसे? ओके, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, worthy teachers and my all dear friends. Today I am Suresh Sharma of class 11th. Would like to express my views on adult literacy campaign। ये कौन सा आ गया? अच्छा, ये कैंपेन के बारे में था, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये इसी कैंपेन का पॉइंट है। तो ये कैंपेन के अंतर्गत ये बताया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये लिखा गया था। चलिए आप इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि एक तो मैंने आपको बताई दी है, अब दूसरी आपको कैसे करनी ईच वन टीच वन के बारे में, तो आप यहाँ से देख लो। और लास्ट में
थैंक यू, हैव अ नाइस डे, इस प्रकार से लिख देना। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अब 9 में बच्चों, टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन। सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी ने हमें अकेला कर दिया है। राइट अ डिबेट इन 120 to 150 वर्ड्स ईदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन यू आर अनुभवती ऑफ क्लास 11। तो आइए देखते हैं। एक तो देखो क्या है, एक तो है कि टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन, इसके ऊपर है। दूसरी डिबेट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। चलिए तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन फॉर द मोशन सबसे पहले, यानी कि इसके फेवर में सबसे पहले बात करते हैं। ओके, तो फेवर में जब यहाँ पे हम लिखते हैं तो ध्यान से पढ़ें, एक सेकेंड इसको चलिए देखिए लिखेंगे, मतलब लिखेंगे क्या, बोलेंगे। ऑनरेबल ज्यूरी मेंबर्स, teachers, and my all dear friends, a very cheerful warm morning to all of you. Today I Anubhav Anuvati will present my views in favor of the topic टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन, यानी कि टेक्नोलॉजी ने हमें अकेला बना दिया है। इसके ऊपर, इसके पक्ष में मैं अपने विचार रखूंगी। टेक्नोलॉजी वाइल फोस्टरिंग कनेक्टिविटी पैराडॉक्सली कंट्रीब्यूट्स टू फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन। प्रौद्योगिकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा तो दे रही है, लेकिन विरोधाभासी रूप में अलगाववाद की भावना को भी जगा रही है। द प्रिवलेंस ऑफ स्मार्टफोन्स एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ्टन लीड्स टू सुपरफिशियल इंटरएक्शंस डैमेजिंग द क्वालिटी ऑफ रियल लाइफ रिलेशनशिप। यानी कि स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इसके प्रसार ने बहुत ही ज़्यादा हमको वास्तविकता से दूर कर दिया है, ठीक है। जो मैन गुड होते हैं उससे दूर कर दिया है। कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी टू डिवाइसेस कैन क्रिएट अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम इमीडिएट सराउंडिंग्स, आइसोलेशन इंडिविजुअल्स इन द डिजिटल वर्ल्ड। यानी कि उपकरणों के लगातार उपयोग से डिजिटल दुनिया में व्यक्तियों के लिए अलग अलग कार्य हैं, ठीक है, लोगों को ये अलग कर देती है। साथ ही यहाँ पे और भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे कि मोreover the immersion in online activities can lead the social withdrawal and the decline in meaningful conversations। यानी कि लोग जो है वो छोटी छोटी बात को भी अब व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से करते हैं। तो वो जो एक बात का सार होता है, जो दिल को छूना चाहिए, भावना तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। the reliance of technology, the reliance on technology for communication diminish the importance of physical presence, potentially isolating individuals emotionally। यानी कि सिंपल सा क्या है कि ऑनलाइन गतिविधियों में डूबे रहने से सामाजिक अलगाववाद हमारे अंदर जाग जाता है, ठीक है। हम बातचीत नहीं करते हैं, व्हाट्सएप पे सारी बातें हो जाती हैं। संचार के लिए प्रौद्योगिकी पर हम निर्भर हो जाते हैं पूरे के पूरे तरीके से, जो कि हमारी उपस्थिति को कम कर देती है। ऑनलाइन हम अवेलेबल रहते हैं ज़्यादातर, है ना। व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से ये अलग थलग कर देती है। प्रौद्योगिकी की व्यसनी प्रकृति निरंतर कनेक्शन के भ्रम के साथ अकेलेपन की भावना को बढ़ा देता है। हम क्या सोचते हैं कि हम व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, नहीं, ये हमें अलग थलग कर रही है, क्योंकि वास्तविकता में जो व्यक्ति है वो उससे अलग ही है ना। इसीलिए संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी वैश्विक संचार को तो सुविधाजनक बनाती है, लेकिन पारस्परिक जो संबंध है इसका प्रभाव उलट है इस पे, ठीक है। पारस्परिक संबंधों को ये खराब कर देती है, अकेलेपन को जगा देती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये बतानी थी। अब इसी के बात करते हैं हम अगेंस्ट में, ठीक है, जो कि ये कहता है कि भाई ऐसा है ही नहीं। तो वो क्या बोलता है कि ऑनरेबल जूरी मेंबर्स, टीचर्स एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स, अ वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई अनुभव अनुवती विल प्रेजेंट माय व्यूज अगेंस्ट द मोशन टेक्नोलॉजी मेक्स अस अलोन। तो कैसे लिखेंगे? तो ये बोलता है कि मैं इसके विपक्ष में भाई कि ये टेक्नोलॉजी ने हमें अकेला छोड़ दिया। कैसे? टेक्नोलॉजी सर्व्स एज ए टूल फॉर कनेक्टिविटी, फॉस्टरिंग रिलेशनशिप एंड ब्रिडिंग डिस्टेंसेस। यानी कि ये व्यक्ति कहता है, जो कि ये कहता है कि जो मोबाइल फ़ोन है इसने हमें अकेला बना दिया। ये कहता है ऐसा गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा इसलिए कहता है कि प्रौद्योगिकी जो है ये कनेक्टिविटी और रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए, दूरियों को कम करने के लिए उपकरण के रूप में जाने जाते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड मैसेजिंग एप्स इनेबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन कनेक्टिंग इंडिविजुअल्स ग्लोबली। यानी कि जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं, वो हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं, कम्युनिकेशन को अच्छा बनाते हैं। वो केवल एक दो घर को ही नहीं,
एक समाज को नहीं, एक विलेज, एक स्टेट, एक देश, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ते हैं। द एबिलिटी टू स्टे इन टच विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल आइसोलेशन स्टैंड्स बाउंड्स द कॉम्बैट्स लोनलीनेस, यानी कि कई बार जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने दोस्त से बात कर सकते हैं, ठीक है, अपने फैमिली वालों से बात कर सकते हैं, जो हमारे फिजिकली कोई दिक्कत होती है हम उसके बारे में उसे बता सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थी। वर्चुअल इंटरकनेक्शन, जैसे भी G20 हुआ था, ठीक है, ये 2023 से पहले का, तो वो वर्चुअल ही हुआ था, है ना। तो उसमें पूरे विश्व के कुछ 8 से जो 20 से 21 देश थे वो शामिल थे, है ना। तो ये चीज़ दर्शाती है क्या, कि वर्चुअल जो इंटरकनेक्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हमें सोशल मीडिया प्रोवाइड करवाती है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, व्हेन यूज्ड माइंडफुली टेक्नोलॉजी कैन बी पावरफुल फोर्स टू कनेक्टिविटी काउंटरिंग द आर्गूमेंट दैट इज मेक्स अस अलोन, यानी कि अगर हम टेक्नोलॉजी को सही से यूज़ करें, दिमाग से यूज़ करें, तो एक बहुत ही बड़ा हथियार है, बहुत ही पावरफुल वेपन है, हथियार है, जो कि हमारे अकेलेपन को दूर करेगा, हमारे रिश्तों को अच्छा बनाएगा, हमारे समय को बचाएगा, धन को बचाएगा, संसाधन को बचाता है, हमें विश्व से जोड़ता है, समाज को अच्छा बनाता है, समाज के बारे में जानकारी, देशों के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसने यहाँ पे कही हैं। ओके, तो ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। अब बचता है बच्चों आपका सेक्शन नंबर सी, जो कि है आपका लिटरेचर का, और इस लिटरेचर को समझेंगे पार्ट 2 की वीडियो में, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो सुन लीजिए। आपका पेपर बहुत ही जल्दी होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे चाहते हैं कि अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएं, तो हमने आपके लिए इंग्लिश के लिए 10 इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर तैयार किए हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे चाहें तो इन सैम्पल पेपर्स को बाय कर सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप इनको बाय करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाय करने के लिए मैं आपको एक नंबर बताता हूँ, नंबर है 8595519430, ठीक है। ये एक व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना, ठीक है, क्योंकि कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चे इसको परचेज करते हैं, ठीक है, डेली के सैकड़ों मैसेज आते हैं, तो कॉल मत करना, ठीक है, सीधा मैसेज कर लेना, और वो आपको प्राइस बता देंगे। प्राइस आपको ये इंग्लिश के 10 पेपर का बताएंगे 199, ठीक है। लेकिन आप मैसेज जैसे भेजोगे ना, हाय, हाय के साथ में आप लिख देना JSK10, तो ये हमारा एक कूपन कोड है, और इस मैसेज को देखते ही अब जो मैसेज आएगा ना आपको, वो सिर्फ आएगा 99 रुपीज़ का, यानी कि 99 रुपये में आपको सैम्पल पेपर 10 मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको पॉलिटिकल के चाहिए तो पॉलिटिकल के भी अवेलेबल हैं, उसके लिए भी ये कोड यूज़ कर लेना, तो आपको वो भी 99 में मिल जाएंगे, और दोनों एक साथ खरीदोगे तो आपको 190 में पड़ जाएंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना। कोई ये कॉम्बो ऑफर था। तो इस प्रकार से आप जाके मैसेज करो, ठीक है। और ये जो भी आपको पेपर मिलेंगे ना, ये PDF फॉर्म में मिलेंगे ऑनलाइन, ठीक है, ये PDF फॉर्म में मिलेंगे। कुरियर वगैरह का टाइम नहीं था, क्योंकि पेपर हैं आपके, तो वैसे तो हम कर देते, बट टाइम नहीं है ज़्यादा, इसीलिए कुरियर अगर हम भेजेंगे तो उसमें भी 1-2 दिन का टाइम लग जाता है, इसीलिए आपको ऑनलाइन PDF मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में आओगे ना, 12th में, तब कुरियर का भी हम सिस्टम कर लेंगे, ठीक है, आपके घर तक पहुंचा देंगे कभी कभी, वो तो नेक्स्ट ईयर 12th का तब की तब देखेंगे। अभी के लिए आप इसको परचेज करो, तैयारी करो। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।